हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में तुर्की राज्य की स्थापना के पश्चात भारत में एक नई प्रकार की शासन व्यवस्था तुर्की शासकों ने की, जो कि राजपूत शासन व्यवस्था से अलग थी। क्योंकि तुर्क है वो मध्य एशिया से और जो पश्चिमी एशिया से जो आए थे, तो उन्होंने वहाँ की जो शासन व्यवस्था को भारत में है वो स्थापित करने का प्रयास किया। तो सबसे पहले हमें ये जो सल्तनतकालीन जो शासन व्यवस्था है उसके विषय में जो फतवा जो आपके जलालुद्दीन बढ़नी की ग्रंथ फतवा जहादारी, तारिक की फिरोजशाही और मिनाजु सिराज की तबकात नासरी और शमशेर सिराज अफीफ की तारिक की फिरोजशाही और इब्न बतूता का रहला आदि बहुत से साक्ष्य हैं जिनसे हमें सल्तनत काल की शासन व्यवस्था के विषय में जानकारी मिलती है। तो सल्तनत काल की शासन व्यवस्था के विषय में जानने से पहले हमें एक बात और भी जाननी जरूरी है कि इस समय जो राज्य का स्वरूप क्या था, जो स्टेट का नेचर क्या था। तो सल्तनत काल के जो शासन का जो नेचर था उसके विषय में इतिहासकार है वो अलग अलग मत है वो व्यक्त करते हैं। और कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि जैसे एल श्रीवास्तव और एस एस शर्मा जैसे इतिहासकार ये मानते हैं कि सल्तनत काल का जो शासन है उसका जो स्वरूप था वो धर्म प्रधान था, अर्थात वो थियोक्रेटिक स्टेट मानते हैं सल्तनत काल के शासन को। और इसका तर्क वो ये देते हैं कि सल्तनत काल में जो शासन पर इस्लाम का प्रभाव था, इसलिए वो धर्म प्रधान था, धर्म की प्रमुख भूमिका थी। जबकि कुछ इतिहासकार हैं जैसे मोहम्मद हबीब है, प्रोफेसर हबीब है, और जो खलील अहमद निजामी है, ये जैसे इतिहासकार हैं, ये दिल्ली सल्तनत के शासन के स्वरूप को थियोक्रेटिक स्टेट नहीं मान करके नॉन थियोक्रेटिक स्टेट मानते हैं, अर्थात धर्मनिरपेक्ष राज्य है उसकी संज्ञा देते हैं। और इनका मानना है कि जो सल्तनत काल है उसमें जो धर्म प्रधान जो राज्य है हम उसको नहीं कह सकते, क्योंकि धर्म प्रधान जो राज्य होता है उसके अंदर जो उलेमा वर्ग है उसके हाथ में सत्ता होनी चाहिए। जबकि सल्तनत काल में हम देखते हैं कि उलेमा वर्ग के हाथ में वो सत्ता नहीं थी, अपितु सल्तनत काल के अंदर है वो राज्य का प्रधान जो है वो उलेमा वो नहीं था। तो इस कारण से हमें इसको ये कह सकते हैं कि उलेमा नहीं था और राज्य का जो कानून बनाने का काम है वो शासक करते थे, इसलिए इसको धर्मनिरपेक्ष स्टेट है वो एमएन निजामी वगैरह मानते हैं। जबकि इतिहासकारों का एक ग्रुप है वो जिसमें आई.एच. कुरैशी जैसे इतिहासकार हैं, उनका मानना है कि सल्तनत काल में राज्य का स्वरूप था वो थियोसेंट्रिक था, अर्थात उनका मानते हैं कि अधिकांश जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे वो मुस्लिम कानूनों के अनुसार है, जो मुस्लिम कानून है उनका उन्होंने अनुसरण है वो नहीं किया, और नई सत्ता में उलमा वर्ग के हाथ में सत्ता थी। किंतु लेकिन फिर भी जो एक प्रकार से जो सुल्तान थे उनकी जो नीतियाँ वो मुस्लिम कानूनों पर आधारित थी, ज़्यादातर मुस्लिम कानूनों को ध्यान में रखते ही, मुस्लिम परंपराओं को ध्यान में रखते ही वो शासन का संचालन किया। इसलिए वो इतिहासकार ये कहते हैं कि जो एक तरह से दिल्ली सल्तनत के शासन का स्वरूप है वो धर्म केंद्रित था। इस प्रकार से तीन भिन्न भिन्न इतिहासकारों में मतभेद है, कुछ धर्म प्रधान मानते हैं, कुछ धर्मनिरपेक्ष मानते हैं, कुछ धर्म केंद्रित मानते हैं। लेकिन यदि हम दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था का यदि हम निरपेक्ष रूप में इसका अध्ययन करें तो हमें देखने को मिलता है कि दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे उन्होंने एक तरह से, क्योंकि इस्लाम धर्म को मानने वाले थे और उन पर दबाव था कि वो शरीयत के अनुसार वो शासन करें, और दिल्ली सल्तनत के शासकों ने एक तरह से जो धर्म का प्रमुख होता था खलीफा, उसके अधीन रहते हुए है उन्होंने शासन किया। लेकिन जो बहुत से दिल्ली सल्तनत के कई शासक थे जिन्होंने खलीफाओं की उपेक्षा भी की, जैसे अलाउद्दीन खिलजी है, वो ये कहता है कि मैं नहीं जानता कि शरीयत के अंदर है वो क्या लिखा है, मैं राज्य के हित में होगा वही मेरे लिए स्वच्छ बेहतर है।
तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक तरह से शरीयत की उपेक्षा एक तरह से की। और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी है वो तो उसने तो स्वयं को ही खलीफा घोषित कर दिया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत में जो शासन का जो स्वरूप है उसमें उसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के शासक है वो कानून का निर्माण है वो स्वयं करते थे, और उन्होंने कई बार है वो शासकों ने है वो शरीयत के विरुद्ध भी कार्य किया। जैसे अलाउद्दीन खिलजी की हम बात करते हैं, और जहाँ तक जहाँ उन पर उलमा वर्ग का प्रभाव है या खलीफा से मान्यता का प्रभाव है वो सैद्धांतिक दृष्टि से था, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में है उन पर उलमा और जो शरीयत का प्रभाव वो हमें देखने को नहीं मिलता है। केवल हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने जो शरीयत का जो प्रयोग है वो अपने सत्ता को या उलमा की सहायता है उन्होंने जो ली, जैसे फिरोज तुगलक वगैरह जैसे शासकों ने ली, तो उसके पीछे उनका जो उद्देश्य था वो अपनी राजनीतिक श्रेष्ठता स्थापित करना था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत के जो शासक है उनका स्वरूप है वो न तो हम इसको धर्म प्रधान कह सकते हैं और न ही इसको धर्म केंद्रित कह सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत के शासकों ने वो शासन है एज यूजुअल जैसे शासक हैं वो अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए धर्म का सहारा लेते हैं, वैसे उन्होंने धर्म का सहारा लिया। तो इस तरह से हम दिल्ली सल्तनत के शासन के स्वरूप को हम कह सकते हैं कि उस पर कुछ हद तक धर्म का प्रभाव था, लेकिन पूर्ण रूप से है वो मुस्लिम कानून के अनुसार उन्होंने शासन नहीं किया। जहाँ तक खलीफा का प्रश्न है तो दिल्ली सल्तनत के जो शासक है उन्होंने खलीफाओं से वो मान्यता है वो प्राप्त की, और लगभग दिल्ली खलीफा जो कि अब्बासी खलीफा थे, मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी उनको खलीफा कहा जाता था, तो उनसे उन्होंने मान्यता प्राप्त की और अपने आप को खलीफा के अधीन वो समझते थे। जैसे इल्तुतमिश है या मुहम्मद तुगलक की बात करते हैं, फिरोज तुगलक की, लेकिन एक कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी है वो उसने है वो खलीफा है, उसने स्वयं को अपना खलीफा घोषित कर दिया। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि व्यवहारिक दृष्टि से जो एक खलीफा है उनका कोई शासन में एक्सेप्ट नहीं था। ये नाम मात्र के सिद्धांत के रूप के अंदर ही खलीफा थे, लेकिन जो शासन का जो प्रमुख था वो वास्तव के अंदर वो सुल्तान ही होता था। वो खलीफा है वो एक सैद्धांतिक रूप में वो खलीफा की वो श्रेष्ठता को स्वीकार करते थे, लेकिन वास्तव में शासन की समझ शक्तियाँ हैं वो सुल्तान के हाथ में केंद्रित थी, और शासन का प्रधान है वो सुल्तान ही होता था। तो जहाँ तक मुगल जो सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था की हम बात करते हैं तो जो शासन का जो प्रमुख है, जैसे मैंने बताया कि सल्तनत काल में शासन का जो प्रमुख है वो अध्यक्ष रहता है वो सुल्तान ही होता था, और सुल्तान ही वो प्रशासन की समझ शक्तियाँ हैं उसके अंदर सुल्तान के अंदर ही प्रशासन की समझ शक्तियाँ उसमें निहित होती थी। सुल्तान ही कानून बनाता था और सभी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियाँ हैं वो सुल्तान ही करता था, और सेना का प्रमुख भी सुल्तान ही होता था, और मुख्य न्यायाधीश भी सुल्तान ही होता था। मतलब समस्त जो अधिकार हैं वो सुल्तान के अंतर्गत नहीं थे, और सुल्तान के पास अपरिमित शक्तियाँ थी, और उसकी स्थिति एक शक्तिशाली शासक की तरह थी, और सल्तनत काल का कोई ऐसा वर्ग नहीं था जो सुल्तान की अपरिमित शक्तियाँ होती है उसको नियंत्रित कर सके। यद्यपि क्या है कि सल्तनत काल में हम देखते हैं कि जो दो प्रमुख जो वर्ग थे, अमीर वर्ग और उलमा वर्ग, जिसकी हमने चर्चा की थी, उन्होंने कुछ हद तक सुल्तान की शक्ति पर नियंत्रित करने का या अंकुश लगाने की कोशिश की, लेकिन उलमा वर्ग और जो अमीर वर्ग है वो उसी स्थिति के अंदर है वो सुल्तान की शक्ति को नियंत्रित करने में सफल रहे जब दिल्ली सल्तनत के सुल्तान कमज़ोर थे। जैसे इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के समय में और बलबन के बीच के अंदर जो शासक रहते हैं उनमें उनके योग्यता का लाभ उठा करके जो तुर्की अमीर वर्ग है वो सत्ता पर काफ़ी हावी हो जाता है। तो ये तब हुआ जब सुल्तान है वो कमज़ोर होता है। जब सुल्तान शक्तिशाली होता था तो ऐसी स्थिति में अमीर वर्ग और उलमा वर्ग दोनों मिलकर भी है वो सुल्तान की शक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकते थे, है ना। जैसे हम इल्तुतमिश के बारे में बात करते हैं, या बलबन है, या अलाउद्दीन खिलजी है, या मुइनुद्दीन तुगलक है, तो आदि ये जो शासक थे उन्होंने जो ये शासक थे उन्होंने उलमा वर्ग अमीर वर्ग को कभी भी है वो सत्ता पर हावी होने नहीं दिया और उन पर अपना नियंत्रण स्थापित रखा। मतलब सुल्तान पर उलमा वर्ग है उसका नियंत्रण होने के बजाय है वो शासक है उन्होंने उलमा वर्ग है जो मुस्लिम बुद्धिजीवी वर्ग है और जो अमीर वर्ग है कुलीन वर्ग है उस पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सल्तनत काल में है वो सुल्तान है वो हालांकि सैद्धांतिक रूप से खलीफा के अधीन था, सर्वोच्च शक्ति है वो खलीफा थी, लेकिन वास्तविक शक्तियाँ हैं व्यवहारिक दृष्टि से प्रैक्टिकल रूप में हम देखें
और सल्तनत काल का जब अध्ययन करें तो हम देखते हैं कि सुल्तान ही है वो राज्य का स्रोत था और समस्त शक्तियाँ उसके हाथ में नियंत्रित थी। उसकी शक्ति को नियंत्रित करने वाला है वो कोई शक्ति वो नहीं थी। जहाँ तक सुल्तान की सहायता के लिए एक मंत्रिमंडल होता था जिसको केंद्रीय मंत्रिमंडल है वो कहते थे। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक प्रमुख जो अधिकारी होता था जिसको नाइब मुमालिकात कहा जाता था। तो नाइब मुमालिकात है वो एक महत्वपूर्ण पद होता था और इसको हम सुल्तान का जो प्रतिनिधि है या इसको शाइक हम कह सकते हैं। तो सुल्तान के नाम पर नाइब सुल्तान की समस्त शक्तियाँ, नाइब मुमालिक है वो भी सुल्तान की समस्त शक्तियों का प्रयोग करता था। और सुल्तान के बाद वो राज्य का सबसे शक्तिशाली जो पावरफुल व्यक्ति होता था वो नाइब मुमालिक ही होता था। तो सुल्तान के बाद में जो हायरार्की के अंदर जो दूसरा स्थान आता था वो नाइब मुमालिक का ही होता था। लेकिन नाइब मुमालिक का जो पद है वो सल्तनत काल में परमानेंट नहीं रहा और इस पद पर सबसे पहले जो नियुक्ति का उल्लेख है वो बैरम शाह के शासनकाल के अंदर मिलता है। और जब उसके समय में इख्तियारुद्दीन इतिकीन है उसको इस पद पर नियुक्त किया गया और इसके बाद में जो नासिरुद्दीन महमूद है उसके समय में बलबन को है वो नाइब मुमालिकात के पद पर वो नियुक्त किया गया। लेकिन बाद में इसके बाद में जब हम देखते हैं एक तरह से अलाउद्दीन खिलजी के समय मलिक काफूर को भी नियुक्त किया गया था। तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये स्थायी नहीं रहा। ये कुछ शासक है वो नाइब मुमालिकात के पद पर किसी को नियुक्त करते थे और कुछ शासक है वो नियुक्त नहीं करते थे, अर्थात नाइब मुमालिकात का जो पद है वो स्थायी नहीं था। नाइब मुमालिकात के बाद में जो शासन का जो सुल्तान के बाद नाइब मुमालिकात होता था उसके बाद में जो दूसरा प्रमुख अधिकारी होता था उसको वजीर कहा जाता था, जिसको हम प्रधानमंत्री कह सकते हैं। और उसको इसके जो विभाग है उसको दीवान वजारत कहा जाता था। और प्रधानमंत्री होने के साथ साथ ये एक तरह से वित्त विभाग का और जो शाही खजाने का अध्यक्ष भी होता था। और भू राजस्व करों का निर्धारण करना, उसकी वसूली करना और उससे संबंधित नियम बनाना, ये सब काम वजीर का ही होता था। तो वजीर एक महत्वपूर्ण अधिकारी होता था। वजीर को प्रशासन में मदद के लिए मुस्रीफ मुमालिकात और मुस्तौफी मुमालिकात नामक दो अधिकारी है वो उसकी सहायता के लिए नियुक्त होते थे। इसके पश्चात जो तीसरा जो प्रमुख अधिकारी होता था उसको दीवान आरिज कहा जाता था या जिसको दीवान अर्ज भी कह सकते हैं। तो दीवान आरिज है वो सल्तनत काल के अंदर है जो एक तरह से हम कहें कि सैनिक विभाग है उसको दीवान आरिज कहा जाता था और इसका अध्यक्ष को आरिज मुमालिकात कहा जाता था। तो आरिज मुमालिकात का जो मुख्य कार्य है वो सैनिकों की नियुक्ति करना है और उनके जो एक तरह से सैनिक अधिकारियों की टुकड़ियों की जांच करना है, उनमें सेना में अनुशासन बनाए रखना है और सेना के लिए विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र हथियार है और साजो सामग्री है वो उपलब्ध कराना है, वो आरिज मुमालिक का ही होता था। तो आरिज मुमालिक का जो 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 ये मुख्य सेनापति है नहीं होता था, क्योंकि मुख्य सेनापति तो सुल्तान ही होता था। लेकिन आरिज मुमालिकात को हम अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो रक्षा मंत्री है उसको हम कह सकते हैं। तो रक्षा मंत्री के समकक्ष ये पद होता था आरिज मुमालिकात या जिसके विभाग को दीवान अर्ज कहते थे। चौथा जो प्रमुख अधिकारी होता था सल्तनत काल में उसको दीवान ईसा कहा जाता था। तो दीवान ईसा एक शाही पत्र विभाग का है जो रॉयल जो पत्राचार है, शाही पत्र विभाग का जो अध्यक्ष होता था उसको इस विभाग को दीवान ईसा कहा जाता था। और इसके जो उसको अधिकारी है, इसका जो अध्यक्ष है उसको दबीर खास कहा जाता था। तो इसका जो मुख्य कार्य है वो सुल्तान के सभी पत्रों और जो शाही जो फरमान होते थे उसको ही लिखता था और या लिखाता था और सुल्तान के सभी गोपनीय पत्रों को दरीब खास के द्वारा ही लिखा जाता था। इसके दीवान ईसा के अध्यक्ष को दबीर खास कहते थे। और इस पद पर सुल्तान द्वारा अपने अत्यंत जो कोई कॉन्फिडेंशियल व्यक्ति होता था उसी को नियुक्त किया जाता था और इसलिए उसे केंद्रीय मंत्री का दर्जा भी प्राप्त था। तो दीवान ईसा है वो एक चौथा प्रमुख अधिकारी होता था। इसके पश्चात पांचवें प्रमुख अधिकारी है वो दीवान रसालत होता था। तो दीवान रसालत विदेश मंत्री को कहा जाता था और उसका मुख्य कार्य विदेशी मामलों को देखना था और विदेशी मामलों में सुल्तान की सलाह देता था। अर्थात जो फॉरेन डिपार्टमेंट है उसको दीवान रसालत है वो कहा जाता था। इसके पश्चात छठा प्रमुख अधिकारी है वो सदर सदूर होता था और इसको धर्म और दान विभाग का अध्यक्ष इसको कहा जाता था। और इसका मुख्य कार्य धार्मिक मामलों में सुल्तान को सलाह देना होता था और सुल्तान के द्वारा दिए जाने वाले जो दान है वो जो वास्तविक जो व्यक्ति हैं, उपयुक्त व्यक्ति हैं, उनको वो बांटना था। ये उस सदर सदूर का कार्य होता था। सदर सदूर के बाद में दूसरा जो प्रमुख अधिकारी होता था उसको काजी उल कुजात कहते थे। तो काजी उल कुजात है और काजी जो एक तरह से काजी मुमालिक भी कहा जाता था इसको, और ये इसको मुख्य न्यायाधीश भी कहा जाता था।
और इसका जो मुख्य कार्य है वो जिलों और प्रांतों में जो काजियों के जो निर्णय है उसके खिलाफ कोई अपील करता था तो उसको सुनने का कार्य काजी उल कुजात करता था। और इसके अतिरिक्त मुकदमों की सीधी सुनाई भी, डायरेक्ट भी सुनाई भी वो कर सकता था। और न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी है वही होता था। किंतु फिर भी यदि काजी उल कुजात न्याय विभाग का आदेश, लेकिन फिर भी यदि कोई काजी उल कुजात के निर्णयों के विरुद्ध है, यदि सुल्तान के पास यदि अपील करता था तो सुल्तान उसकी अपील है वो सुन लेता था। तो कभी कभी सदर सुदूर और काजी उल कुजात दोनों पदों पर एक ही व्यक्ति की भी नियुक्ति की जा सकती थी। तो ये जो मंत्री होते थे उसमें हमें केंद्रीय जो 7 केंद्रीय मंत्रियों का हमें उल्लेख मिलता है जो सुल्तान के द्वारा है वो नियुक्त किए जाते थे। और उनके समय में उन पदों को कुछ सुल्तान के द्वारा है वो कुछ ऐसे केंद्रीय मंत्रियों के अलावा कुछ ऐसे पदों का उल्लेख भी मिलता है जो किसी शासक विशेष के समय में रहे। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने है वो दीवान मुस्तखराज है, राजस्व विभाग के विभाग डिपार्टमेंट बनाया। महमूद बिन तुगलक ने दीवान अमीर कोई विभाग बनाया, कृषि विभाग बनाया, जो उनके समय में रहे और उसके बाद में समाप्त हो गए। तो ये जो सल्तनत काल के अंदर जो ये महत्वपूर्ण अधिकारी थे जिसकी हमने जो 7 प्रमुख अधिकारियों की चर्चा की, इसके अतिरिक्त एक अमीर हाजिब भी होता था। इसका मुख्य कार्य है वो शाही दरबार का प्रबंध करना था और सुल्तान और जनता के बीच की एक तरह से कम्युनिकेशन लिंक है, एक तरह से लिंक का काम करता था। एक तरह से पीआरओ का काम करता था। वकील दर एक अधिकारी होता था जो शाही विभाग से संबंधित होता था, उसका अध्यक्ष होता था। इसका मुख्य कार्य सुल्तान और उसके परिवार के लिए आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था करना होता था। सुल्तान और शाही महल की सुरक्षा की व्यवस्था करता था। और इस एक अमीर आखूर है वो जो होता था जिसको शाही अस्तबल का अध्यक्ष है वो कहा जाता था। इसी तरह से सेना ए पीला होता था वो जो हस्ती सेना का अध्यक्ष होता था। इस तरह से क्या है कि जो 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 केंद्रीय मंत्रिमंडल के अंदर जो 7 जो अधिकारियों की हमने चर्चा की, जिसमें नाइब मुबालिकात है, वजीर है, आरिज मुबालिक है, जो आपका दीवान रसालत है, सदर सुदूर है, काजी उल कुजात है, बरीद मुबालिक भी होता था जिसको गुप्तचर विभाग कहा जाता था और जिसको जो गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष है वो होता था। तो इस तरह से केंद्रीय मंत्रिमंडल है वो हमने केंद्रीय मंत्रिमंडल के विभिन्न अधिकारियों की चर्चा की जो कि प्राचीन भारतीय शासकों की शासन व्यवस्था से अलग थी। और अब हम अगले व्याख्यान के अंदर है वो प्रांतीय शासन व्यवस्था और शासन के दूसरे अंगों के विषय में है वो अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।